अरे रितु, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रही हो? और तुम तो गांव गई हुई थी ना, गांव से कब आई हो? मैं रात में ही आई हूँ और रात को भी मैंने तुम्हें कितना फोन ट्राई किया, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे यार, कल इधर उधर से बहुत फोन आ रहे थे और ऑफिस का भी इतना वर्कलोड था, मुझे बहुत थकान हो रही थी, इसीलिए मैं फोन साइलेंट में डालकर सो गया था। तुम्हें मालूम भी है कि इतने सारे लोग कल तुम्हें फोन क्यों कर रहे थे? तुमने किसी का भी फोन नहीं उठाया। नहीं तो ऐसी क्या बात हो गई? वैसे अननोन नंबर से ज्यादा फोन आ रहे थे मुझे। दीपक, पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे पीछे लगी हूँ, तुमसे बोल रही हूँ कि तुम शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम हमेशा यही बात बोलकर बात टालते रहते हो कि तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की चिंता है, चाचा की चिंता है, तुम्हें सारी दुनिया की चिंता है, लेकिन एक मेरी ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, भले ही तुम्हें सारी दुनिया की चिंता है, लेकिन इस दुनिया को तुम्हारी चिंता नहीं है, सिर्फ मुझे ही तुम्हारी चिंता है। अरे यार रितु, हुआ क्या ये बताओ ना। सुबह सुबह आकर तुम कैसे गोलमोल बातें कर रही हो, साफ साफ बताओ। अगर सुनने की हिम्मत रखते हो तो सुनो। तुम्हें अपनी बहन, चाचा और मम्मी की इतनी चिंता है कि उनकी चिंता की वजह से तुमने 2 साल से मुझे लटका कर रखा है शादी के लिए, लेकिन उन लोगों को तुम्हारी जरा भी चिंता नहीं है। वह लोग तो कोई भी चीज तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते और ना ही पूछना। यार साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? यही दीपक, अभी तुम्हारे पापा के स्वर्गवास हुए 2 साल नहीं हुए और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे चाचा से शादी कर ली। रितु, क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, यह बात पूरे गांव को पता है, सिर्फ तुम्हें पता नहीं है। शायद यही खबर देने के लिए कल गांव के लोगों ने तुम्हें फोन किया होगा, लेकिन तुमने किसी का फोन नहीं उठाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर माँ को दूसरी शादी करनी होती ना तो माँ कब की कर चुकी होती, क्योंकि जब दादा दादी इस दुनिया में थे तो माँ से हमारे सामने कहा करते थे कि अभी माँ की उम्र ज्यादा नहीं हुई है तो माँ को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन माँ ने जब 10 साल पहले ही शादी के लिए मना कर दिया, फिर अभी शादी कैसे कर सकती है माँ? वही तो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोई महत्व नहीं देते, उन्हें बस तुम्हारे रुपयों से मतलब है। तुम बस हर महीने रुपए भेजते जाओ और वह लोग अपनी जिंदगी मजे से जिए और तुम यहाँ परेशान होते जाओ। नहीं नहीं रितु, ऐसा नहीं हो सकता। रितु, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं आज ही गाँव जा रहा हूँ। गाँव जाओगे? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें क्या मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा जो तुम गाँव जाओगे और किस मुंह से अपनी माँ से जाकर पूछोगे कि माँ तुमने चाचा से शादी कर ली? दीपक, मैं तुम्हें जो बता रही हूँ वो बिल्कुल 100% सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद कल गांव से लौट कर आई हूँ। गांव का माहौल बहुत खराब है, तुम गांव मत जाओ दीपक। ऐसा नहीं हो सकता रितु, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ देवी है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं दीपक, मैं जो बता रही हूँ उस पर यकीन करो। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने आंटी के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखा ना, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुम्हारी बहन से भी बात की, लेकिन उसने भी इस शादी को लेकर बहुत खुशी जताई। मैंने उससे कहा भी कि कम से कम अपने भाई को तो खबर कर देते, इतना बड़ा फैसला ले रहे हो तो। उसने गुस्से से कह दिया, कौन सा वो हमारे साथ गांव में रहता है, इसीलिए उसे हम अपने परिवार का सदस्य वैसे भी नहीं समझते, क्योंकि गांव में जो भी सुख दुख होता है हम तीनों मिलकर उठाते हैं। इसीलिए दीपक भैया से सिर्फ हमें रुपयों की जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है हमें। क्या मधु ने ऐसा कहा? हाँ दीपक, और मधु ने तो इतनी बड़ी बात कह डाली कि मुझे कहते हुए भी नहीं, रहने दो, नहीं कहूंगी मैं। रितु बताओ मधु ने क्या कहा? रितु, दीपक, मधु ने कहा कि तुम सौतेले हो और हमेशा सौतेले ही रहोगे। मैंने कहा मधु से कि ऐसा मत कहो, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए हर महीने रुपए भिजवाता है। तो मधु ने कह दिया कि कौन सा एहसान कर रहा है, मेरी माँ ने भी तो उसे इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया है और आज उसकी नौकरी लगी भी है तो मेरी माँ की बदौलत है। फिर मैं कुछ नहीं कह पाई दीपक और चुपचाप यहाँ आ गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है रितु, जिस माँ को मैंने इतना प्यार किया, जिस बहन को अपनी सगी बहन जितना प्यार दिया, उसकी सारी जरूरतें पूरी की, वो मेरे लिए इतना जहर रखती है अपने अंदर। मैंने कभी भी उसे सौतेली बहन नहीं समझा, लेकिन वह मुझे सौतेला समझते आई थी। हाँ दीपक, मैंने उससे कहा भी कि तुम ऐसा मत कहो, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। तो कहती है क्या खाक अच्छा है, शहर में जाकर बस गया है और हम लोगों को गांव में मरने के लिए छोड़ दिया है, ऐसा बोलकर बहुत गुस्सा कर रही थी वो। क्या? मैंने जबकि माँ और मधु को समझाया था कि मैं जब शहर में अपने खुद का फ्लैट खरीद लूंगा तो उन्हें भी यहाँ ले आऊंगा, मैं तो उन्हें समझा कर आया था और मैंने फ्लैट की बात भी कर ली थी। बस आने वाले 4 महीने बाद वह फ्लैट मैं अपने नाम करवा लेता, उसके बाद मैं माँ और मधु को यहाँ लेकर आने वाला था। लेकिन नहीं, अब मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब मैं कभी गाँव नहीं जाऊंगा और ना ही कभी माँ की शक्ल देखूंगा। कम से कम एक बार माँ तो मुझे बता देती इस बारे में। मैंने पूरी जिंदगी अपनी माँ की आरती उतारी, माँ की सेवा की, उन्हें भगवान समझता रहा। मैं कभी भगवान के आगे सिर नहीं झुकाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी माँ ही मेरी असली भगवान है। लेकिन उन लोगों के मन में मेरे लिए इतना जहर। हाँ दीपक, यकीन तो मुझे भी नहीं होता, अगर मैं अपने कानों से ना सुनती तो।
मैं तुम्हें यह बात कभी बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि मैं जिससे इतना प्यार करती हूँ उसे कैसे धोखे में रख सकती हूँ। इसीलिए मुझे यह बात तुम्हें बतानी ही पड़ी दीपक। वैसे तुम बिना बताए गांव क्यों चली गई थी रितु? तुम तो हमेशा मुझे बता कर जाती थी ना। दीपक, गांव के हमारे पुराने मकान और प्रॉपर्टी का कल सौदा था ना, तो बस इसी सिलसिले में अचानक जाना पड़ गया था। अब मम्मी पापा हमेशा शहर में ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने गांव की सारी प्रॉपर्टी बेच दी, यह कहते हुए कि उनका तो कोई बेटा भी नहीं है, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। अच्छा ही है, अब तुम भी कभी उस गांव की शक्ल मत देखना, मैं भी वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है रितु, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। नहीं दीपक, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ। चलो हमारे घर चलो, कुछ दिन वही रहना तुम हमारे साथ। नहीं रितु, मैं अपने रूम में ही रहूंगा। नहीं दीपक, प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर तुम मेरे घर नहीं चलोगे ना, तो मैं खुद ही अपना सामान लेकर आ जाऊंगी और यहाँ रहूंगी मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ, तुम यहाँ अकेले मेरे साथ मत रहो, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मम्मी। नमस्ते आंटी। बेटा, तुम मुझे आंटी मत कहो, तुम मुझे माँ कह सकते हो। नहीं आंटी, अब मुझे माँ के नाम से डर लगने लगा है। मुझे नहीं कहना है आपको माँ। जिस माँ को मैंने अपना ईश्वर समझा, अपना ईमान समझा, उन्होंने 2 मिनट में मुझे अपने से इस तरह से दूर कर दिया, और वह भी इतनी नफरत के साथ। नाना मेरा बच्चा, ऐसा मत बोलो। देखो, सब माँ एक जैसे नहीं होती है बेटा। किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी की है, जो जन्म के बाद से ही तुम्हारी माँ को तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। फिर जब तुम्हारी सौतेली माँ आई, तो उसने सिर्फ तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें छला। बेटा, यह बात तो हम बहुत पहले से जानते थे कि सुमित्रा जी तुम्हें छल रही है। तुम्हारे साथ इतना मीठा व्यवहार इसलिए बनाकर रखा है उसने, ताकि तुम कभी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ना मांगो, क्योंकि सुमित्रा जी की तो एक ही बेटी थी, और फिर तुम्हारे पापा का देहांत हो गया था। इसीलिए सुमित्रा जी को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं तुम्हें प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा ना देना पड़े, इसीलिए वो तुम्हें बहला फुसला कर रखती थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, अरे एक माँ तुमसे दूर गई तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ बेटा। थैंक यू आंटी। दीपक बेटा, बहुत दुख हुआ मैं यह बात सुनकर। जी अंकल जी, सच में बेटा, कुदरत ने तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी की है, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक नया परिवार मिल गया है। तुम चाहो तो तुम हमेशा हमारे साथ रह सकते हो बेटा। वैसे भी तो तुम और रितु एक दूसरे को पसंद करते ही हो ना, तो जल्दी हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। नहीं अंकल जी, अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अभी रितु से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए आप लोग। कोई बात नहीं बेटा, तुम यही हमारे साथ रहो, और तुम्हें जितना समय लेना है उतना समय लो, लेकिन ऐसे दुख की घड़ी में हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, और ना ही उस गांव में कभी लौटने देंगे। जी अंकल जी, मैं उस गांव की ओर तो पलट के देखना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, अकेले रहने का दुख क्या होता है ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर तुम वहाँ अकेले रहोगे तो तुम्हारे मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे बेटा, और तुम इस दुख से उबर नहीं पाओगे। इसीलिए देखो, हम चाहते हैं कि तुम यही रहो बेटा हमारे साथ। लेकिन आंटी जी, ऐसे बिना शादी के मैं यहाँ रहूंगा, यह मुझे कुछ ठीक नहीं लगेगा, और लोग भी तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसलिए देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई इस घर की ओर उंगली उठाए, इसलिए मैं अपने रूम में रहना चाहता हूँ। अगर इतनी ही चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो? कम से कम शादी के बाद सब साथ रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। हाँ बेटा, तुम जल्दी रितु से शादी कर लो तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ बेटा, रितु से शादी कर लो तुम। इस तरह रितु के मम्मी पापा दीपक के ऊपर दबाव बनाते हैं और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं कि वह शादी कर ले रितु से। इसलिए वह तुरंत ना चाहते हुए भी रितु से शादी के लिए तैयार हो जाता है। असल में दीपक के जन्म के बाद ही दीपक की माँ इस दुनिया को छोड़ गई थी। दीपक बहुत छोटा था, इसीलिए दीपक के दादा दादी ने दीपक के पिता की दूसरी शादी करवा दी थी। जब दीपक के पिता की दूसरी शादी हुई तो दीपक की सौतेली माँ से उन्हें एक बेटी हुई थी। पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता था। दीपक के परिवार में दीपक के एक चाचा भी रहते थे, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। असल में वो शादी करना ही नहीं चाहते थे, फिर भी पूरा परिवार खुशी राजी से गांव में रहता था। धीरे धीरे दीपक बड़ा हुआ, उसने आईआईटी की परीक्षा पास कर ली, और आईआईटी की परीक्षा पास करने के बाद उसे कानपुर में ही नौकरी लग गई, तो दीपक कानपुर में ही रहने लगा था। रितु और दीपक स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, लेकिन रितु के पिता की भी नौकरी कानपुर में थी, इसीलिए रितु का भी कानपुर आना जाना लगा हुआ था। रितु भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। रितु के माता पिता दीपक को बहुत पसंद करते थे, और जब उसकी आईआईटी के थ्रू नौकरी लग जाती है तब तो वह उसे अपना दामाद बनाने के सपने भी देखने लगते हैं। दीपक अपनी सौतेली माँ से बहुत प्यार करता था, और उसने कभी अपनी माँ को सौतेला समझा ही नहीं था। दीपक अपनी सौतेली बहन से भी बहुत प्यार करता, उसकी सारी जरूरतें पूरी करता, और वह हर महीने एक मोटी रकम अपने घर भिजवाता था। दीपक को इस बात से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसकी मम्मी और चाचा ने आपस में शादी कर ली।
अब दीपक और रितु की भी शादी हो चुकी थी और दीपक अब रितु के ही घर में रहने लगा था। माँ दीपक भैया से बात हुई क्या आपकी? मैं दीपक भैया को कल से फोन लगा रही हूँ लेकिन उनका नंबर ही नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, मैं भी बहुत परेशान हो रही हूँ, दीपक का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैंने उसके मकान मालिक को भी फोन किया तो उन्होंने कह दिया कि दीपक ने रूम छोड़ दिया है और उन लोगों को नहीं पता कि अब दीपक कहाँ रहता है। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं चाहती थी कि जो भी दुर्घटना हुई है हमारे घर में उसकी जानकारी हम दीपक भैया को दे देते तो ज्यादा अच्छा होता, नहीं तो किसी और के द्वारा पता चलेगा तो दीपक भैया क्या सोचेंगे। माँ, तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की दीपक से कांटेक्ट करने की, लेकिन जब उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो मैंने उसके ऑफिस के पते पर एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यहाँ हुई सारी घटनाओं के बारे में लिख दिया है मैंने। हाँ चाचा, अच्छा किया आपने। मधु, जब तक दीपक से बात नहीं होगी तब तक मन बहुत बेचैन होगा। बेटा, तुम्हारे रिश्ते के बारे में भी तो दीपक को खबर करनी है ना। हाँ माँ, लेकिन क्या करे, दीपक भैया यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और विनय जी बता रहे थे कि अगले महीने ही उनके घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। वह लोग मुहूर्त भी निकालने गए थे पंडित जी के पास। ऐसे में सब कैसे होगा बेटा? भाभी, रुपए पैसों की तो कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे भी मधु बिटिया के ससुराल वाले कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में ही उनकी बहू चाहिए, उन्हें दहेज वहज से कोई मतलब नहीं है। वह तो सब ठीक है देवर जी, लेकिन भाई का भी तो होना जरूरी है ना बहन की शादी में। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि लड़के की दादी अब कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकती है और विनय चाहता है कि उसकी दादी की जीते जी ही वह मधु से शादी करे। दीपक के घर वाले दीपक से बात नहीं होती इसलिए बहुत परेशान होते हैं। दीपक के चाचा ने दीपक को चिट्ठी भी लिखी लेकिन उसकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। मधु की शादी होने वाली थी लेकिन बड़े भाई के बिना मधु शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन विनय चाहता था कि उसकी दादी के स्वर्गवास के पहले ही वह मधु से शादी कर ले। इसीलिए मधु के चाचा और मम्मी बहुत मजबूर हो जाते हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी 1 महीने बाद विनय और मधु की शादी करनी पड़ती है। वह लोग सोचते हैं कि जब दीपक से कांटेक्ट होगा तो वह उसे सारी मजबूरियां बता देंगे तो दीपक भी बुरा नहीं मानेगा। थैंक यू वेरी मच मम्मा, लव यू मम्मा, आपने हमेशा मेरी सारी ख्वाहिश पूरी की है। अरे क्यों नहीं, तुम हमारी इकलौती लाडली बेटी हो, भला हम तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कैसे नहीं करते। मैं तो कितना उदास हो गई थी जब पहले दीपक ने कहा था कि वह घर जमाई बनने को तैयार नहीं है, तब तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी मम्मा कि दीपक मेरा कभी हो सकता है, लेकिन मम्मा आपने हमेशा की तरह मेरी यह भी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। आपने मेरी शादी भी करवा दी और दीपक को घर जमाई भी बना लिया। अरे बेटा, अगर तुम्हारी मम्मी किसी चीज को ठान लेना तो वो उसे पूरा कर कर ही रहती है। दीपक को पहले अपनी फैमिली का बहुत घमंड था, कहता था कि वो अपने परिवार को छोड़कर कभी हमारे घर नहीं आएगा, उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। वो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने परिवार को देता था मम्मा, इसलिए मैं सोचती थी कि वो मेरा कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने यह सब चुटकियों में पॉसिबल कर दिया। हाँ हाँ, जरा धीरे बोलो बेटा और जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो। लेकिन मम्मा, मैं एक बात सोचती हूँ, अगर कभी दीपक को गांव के बारे में सब कुछ सच सच पता चल गया तो फिर कहीं दीपक कुछ नहीं होने वाला है, तुम चिंता मत करो। वैसे भी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी भी तरह से दीपक को गांव की ओर मुड़कर देखने मत देना। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम दीपक को अपने प्यार में कैसे जकड़ कर रखोगी ताकि वो तुम्हारे सिवा कहीं और देख ही ना पाए और तुम उसे गांव की तरफ कभी देखने ही ना दो। वैसे भी ये नई बात है, इसीलिए दीपक को ये सब चीजें ज्यादा परेशान करेगी। 2-4-5 साल हो जाने दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके मम्मा। रितु, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये क्या दीपक, हमारी शादी को मुश्किल से 1 हफ्ता नहीं हुए और तुम ऑफिस जाने की तैयारी पर आ गए। हाँ रितु, मेरे लिए मेरा काम ही सब कुछ है। ऐसा नहीं होगा, आप कम से कम 1 हफ्ते की और छुट्टी लीजिए, मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। अभी तो हम कहीं घूम फिर कर भी नहीं आए हैं। नहीं रितु, मैंने 1 हफ्ते की ही छुट्टी ली थी। ठीक है, जाइए, आपको जो करना है वो कीजिए, आपके सामने तो मेरा और मेरे प्यार का कोई मोल ही नहीं है। अरे दामाद जी, रहने दीजिए ना, 1 हफ्ते की और छुट्टी ले लीजिए। हाँ दामाद जी, हमारी बिटिया नाराज हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी और ले लेता हूँ। बेटा, मैं तो बोल रही थी कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाओ साथ में। नहीं मम्मी जी, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, कम से कम कुछ दिन मैं और आराम से घर में रहना चाहता हूँ, उसके बाद ही कहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं दामाद जी। देखा आपने मेरा कमाल, इस दीपक ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वह मेरे घर में घर जमाई बनकर नहीं रहेगा। मेरी बेटी रितु रात दिन इस दीपक के लिए रोती थी, अपना सिर पटकती थी, कहती थी कि मैं दीपक के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और आपने भी शर्त रख दी थी कि आपकी बेटी का पति आपके घर में घर जमाई बनकर रहेगा। आपको मालूम भी है मैं कितने महीने चैन से सो तक नहीं पाई हूँ, बस रात दिन यही सोचते रहती थी कि किस तरह से मैं दीपक को शादी के लिए मना लूं। बस अब पुरानी बात लेकर मत बैठो, मुझे भी पता है कि तुमने बहुत बड़ा कमाल किया है।
लेकिन देखो भाग्यवान, दीवारों के भी कान होते हैं। हो सकता है। आपको मालूम है दीपक, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। नहीं, नहीं मालूम मुझे। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तो आपके खो देने के डर से ही इतनी परेशान हो जाती थी कि मैं खाना पीना तक छोड़ देती थी। सच में तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो और तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई है मुझे। अच्छा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो? खबरदार, जो तुमने ऐसी बातें अपने मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कभी ऐसी बातें भूलकर भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें मालूम भी है तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी तपस्या की है, तब जाकर तुम मुझे मिले हो। स्कूल के दिनों से ही मैं तुम्हें दिल दे बैठी थी और तुम भी तो पहले मुझसे बहुत बड़े बड़े प्यार के दावे करते थे, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने परिवार और अपनी नौकरी के प्रति इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि तुमने मेरी तरफ ध्यान देना भी छोड़ दिया था। लेकिन इतने सालों का प्यार है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं भुला सकती थी। मेरी तो जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। अच्छा बस बस बाबा, जितना प्यार तुम करती हो उसका थोड़ा सा प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ। अब खुश? अब उठो और पेट पूजा कराओ मुझे भूख लगी है जोरों की। रितु और दीपक बहुत ही खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन कभी कभी दीपक अपने परिवार वालों के बारे में सोचकर बहुत उदास हो जाता था। लेकिन रितु तुरंत ही उसका मन उसके परिवार वालों से अलग कर देती थी। इसी तरह धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और इन 2 सालों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन दीपक को अचानक ऑफिस में चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। तभी दीपक के ऑफिस के कर्मचारी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टरों ने बताया कि दीपक डिप्रेशन का शिकार है और साथ में ही उसे लकवा की थोड़ी सी शिकायत आई है, लेकिन अच्छे देखभाल से दीपक जल्द ही ठीक हो जाएगा। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दीपक को घर ले आया जाता है, जहाँ सब लोग दीपक को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी की खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग गई। बेचारे मेरे दामाद जी, इनकी हालत कैसे हो गई है? ना जाने हमारे हंसते खेलते परिवार पर किसकी नजर लग गई। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। दीपक, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? थोड़ा ठीक लग रहा है ना? हाँ रितु, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। चलिए जी, दामाद जी को आराम करने दीजिए। अचानक से ऐसा क्या हो गया मुझे? मैं अपनी मर्जी से हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा हूँ। मम्मी, पापा, मेरा दीपक कब ठीक होगा? उसका इस तरह बिस्तर पे पड़े रहना, चुप रहना मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे ये घर खाने को दौड़ता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा, चिंता मत कर बेटा, भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन दीपक की हालत में कोई सुधार नहीं होता। कुछ दिन तो रितु मन लगाकर दीपक की देखभाल करती है, उसे समय समय पर खाना देती है, लेकिन धीरे धीरे अब वह दीपक से चिढ़ने लगी थी। उसे लगता था कि यह तो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, मैं कब तक इसकी देखभाल करूंगी। और फिर रितु के पापा ने दीपक की देखभाल के लिए एक नौकर लगा लिया था, जो दीपक को समय समय पर खाना खिलाता, उठाता, बिठाता, नहलाता, धुलाता। रितु बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा फैसला लिया जो तुमने ऑफिस ज्वाइन कर ली है। अब कम से कम तुम्हारा समय अच्छा बीतेगा। हाँ मामा, घर में रहकर करूँ भी क्या? दिन भर दीपक तो बिस्तर पे पड़ा रहता है और मुझसे कुछ बोलता बताता भी नहीं। मैं उसे देख देख कर बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कुछ अच्छे पल बिताऊं। मेरी जिंदगी ऐसे ही वेस्ट हो रही है। हाँ बेटा, वैसे भी दामाद जी की देखरेख के लिए रामू काका है ना? ठीक है मामा, तो मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ तुम। इस तरह रितु अपने ऑफिस में व्यस्त हो जाती है और अब उसका ध्यान दीपक की ओर जाता ही नहीं। दीपक कई दिन रितु की एक झलक देखने को तरस जाता है, लेकिन रितु दीपक के कमरे में भी आना बंद कर देती है धीरे धीरे। दीपक बाबू, मैं आपके लिए खिचड़ी ले आऊं? नहीं काका, खाने का मन नहीं कर रहा है। आज रितु की आवाज नहीं आ रही है, क्या वो घर में नहीं है? नहीं दीपक बाबू, रितु तो अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने गई है। क्या? उसने मुझे बताया भी नहीं कि वह कश्मीर जा रही है। हाँ बाबू, मैं तो आपको बताने ही आ रहा था, लेकिन बड़ी मेम साहब ने मना कर दिया बताने से। कितनी अजीब बात है काका, इंसान कितने जल्दी बदल जाता है। अभी 1 साल पहले रितु मुझसे प्यार के बड़े बड़े दावे करती थी, कहती थी कि मेरे बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, वो मेरे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन 6 महीने में बिस्तर में क्या पड़ा, रितु ने तो मेरी ओर देखना भी छोड़ दिया है। वह कमरे में आकर यह तक नहीं देखती कि मैं ठीक हूँ या नहीं। दीपक बाबू, यही जमाना है, सुख का सारी दुनिया साथी है, लेकिन दुख में इंसान अकेला हो जाता है। या तो उसके माँ बाप ही उसके साथ होते हैं या फिर उसकी सच्ची धर्म पत्नी। लेकिन रितु बिटिया का हाल तो। मत रोइए दीपक बाबू, मत रोइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस बार तो डॉक्टर ने कहा भी है कि आप जल्दी चलने फिरने लगेंगे। दीपक बाबू, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो? पूछिए ना काका। क्या आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है? माता पिता है, लेकिन वह धोखेबाज हैं।
उन्होंने मुझे धोखा दिया है। क्या आपका मन नहीं करता एक बार आप उनसे जाकर मिले? ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने आपको धोखा दिया है? मन तो मेरा भी बहुत करता है काका कि कम से कम एक बार मैं अपनी बहन से जाकर मिल लूं, लेकिन क्या करूं काका? दीपक बाबू, आप चिंता मत कीजिए। आप जल्द ही चलने फिरने लगेंगे तो आप एक बार जाकर अपने माता पिता से जरूर मिल लीजिएगा, क्योंकि माता पिता बच्चों के साथ कभी धोखा नहीं करते। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी जो आपको मालूम ना हो। हाँ काका, इतने दिन से मैं इस बिस्तर में पड़ा हूँ और हर पल मेरे मन में कई तरह के सवाल आते हैं। मुझे भी अब लगता है कि कहीं कोई गलतफहमी का शिकार तो नहीं हो गया मैं। रामू काका। जी जी बड़ी मैम साहब। वही कमरे में पड़े रहोगे या फिर आकर इधर का काम भी संभालोगे? समझ में नहीं आता किस किस का बोझ ढोए हम। ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ। सुनिए जी, मुझे लगता है रितु ना दीपक को धीरे धीरे भूलने लगी है। अच्छा ही है, कम से कम इस बोझ से छुटकारा मिलेगा हमें और हम अपनी रितु की शादी फिर से धूमधाम से करेंगे। अब दीपक हमारे किसी काम का नहीं रहा। हमने तो सोचा था कि दीपक घर जमाई बन के इस घर में रहेगा और अपनी सैलरी के सारे रुपए हमें ला कर देगा और हमारी बेटी भी घर में रहेगी और दामाद भी, लेकिन यह सब तो उल्टा हो गया। दीपक तो अपाहिज बनकर हमारे ऊपर ही बोझ बन गया है। अच्छा सुनो, रितु तो कश्मीर गई है अपने दोस्तों के साथ। मैं सोच रहा था कि हम भी कहीं से घूम आते। हाँ, नेक काम में देरी क्यों? ठीक है, बनाइए कहीं का प्लान, चलते हैं साथ में 2-4 दिनों के लिए। वैसे भी रितु 15 दिन के पहले तो आने वाली है नहीं। ठीक है, तो रितु 15 दिनों के लिए कश्मीर चली जाती है। इधर रितु के माता पिता भी कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। अब घर में केवल दीपक और रामू काका ही रह गए थे। रामू काका ने दीपक बाबू की खूब सेवा की, जिससे जल्दी दीपक बाबू अपने पैरों पर चलने लगे थे, लेकिन अभी भी उनके हाथ ढंग से काम नहीं करते थे। दीपक बाबू देखिए, आप चल सकते हैं, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाइए। हाँ काका, मैं चल पा रहा हूँ काका, लेकिन मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं दीपक बाबू, धीरे धीरे आपके हाथ भी काम करने लगेंगे। काका मैं एक बार अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर मैं अपनी माँ और बहन से मिलना चाहता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। ठीक है दीपक बाबू, वैसे भी घर में कोई नहीं है, मैं किराए की गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर हम गाँव चलते हैं आपके। इस तरह रामू काका ने एक किराए की गाड़ी बुलवाई, जिसमें रामू काका और दीपक बैठकर दीपक के गांव जाते हैं। जहां दीपक ने देखा कि दीपक की मां बीमार अवस्था में पड़ी है और दीपक के चाचा के फोटो के आगे माला टंगी हुई है। अरे दीपक बेटा, तू इतने दिनों से मैं तेरा इंतजार कर रही थी बेटा। एक बार तुझे अपनी आंखों से देख लूं, फिर चैन से इस दुनिया को अलविदा कह दूं। ये क्या कह रही हैं आप? आपने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। अगर आपको चाचा से शादी करनी ही थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, ये तुझे क्या हो गया है? तेरे हाथों को क्या हो गया है? ये सब छोड़िए, पहले बताइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों बेटा, रितु ने तुझे नहीं बताया कि हमारे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी? दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मैं क्या ही कहूं तुझसे। नहीं बताइए, मुझे सुनना चाहता हूँ मैं। बेटा, तेरी बहन मधु को तो तू जानता ही है ना, कितनी सीधी सादी है वो। हाँ बेटा, इस गांव के कुछ मनचलों ने जबरदस्ती उसे रात के अंधेरे में उठाकर ले गए थे और गांव के कुछ लोगों ने जब देखा तो सब लोग मधु को बदनाम करने लगे थे, मधु के चरित्र पर उंगली उठाने लगे थे। यहाँ तक लोग गंदी गंदी बातें करने लगे थे, कहते थे कि क्या ही कहूँ बेटा। माँ बताइए मुझे। बेटा, तेरे चाचा और मेरा एक घर में रहना लोगों ने मुश्किल कर दिया था। हम दोनों को भी लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे लोग। जब हमने इस बात का विरोध किया तो गांव की पंचायत का कहना था कि या तो मुझे तुम्हारे चाचा से शादी करनी होगी, तभी हम इस गांव में रह सकते हैं, या फिर हम यहाँ से चले जाएं। और पंचायत ने यह भी धमकी दी थी कि अगर हम पंचायत की बात नहीं मानेंगे तो जहाँ मधु की शादी जुड़ी है वहाँ पर वह उल्टी सीधी बातें बताकर उसकी शादी तोड़वा देंगे। इसीलिए मजबूरी में हमें शादी करनी पड़ी बेटा। हम दुनिया की नजरों में भले ही पति पत्नी थे, लेकिन हम दोनों के बीच में वही पवित्र रिश्ता था जो कई सालों पहले था बेटा। और मधु की शादी के बाद तेरे चाचा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी बेटा। उसके बाद से इस घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। मधु भी अपने ससुराल चले गई। उसके ससुराल में भी इन बातों का कुछ न कुछ भनक गया है बेटा, इसीलिए उसे इस गांव में आने नहीं देते हैं। मैं बस अकेली तुम्हारे इंतजार में बैठी थी कि कब तुम आओ और मैं कब इस दुनिया को छोड़ जाऊं। यह क्या बोल रही हैं माँ आप? हाँ बेटा, रितु और रितु के माता पिता को सारी बात पता थी। मुझे तो लगा कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। इसका मतलब रितु और रितु के माता पिता ने मेरे साथ धोखा किया। अब मुझे उन लोगों की चाल समझ में आई। असल में रितु के माता पिता चाहते थे कि मैं घर जमाई बनकर सिर्फ उनके साथ रहूं, इस गांव की ओर कभी पलट कर नहीं देखूं। लेकिन मैंने इस बात का विरोध किया और रितु से शादी के लिए इनकार कर दिया। तब उन लोगों ने ऐसी चाल चली जिससे मैं अपने परिवार वालों से दूर हो जाऊं। अब मुझे बता बेटा, तेरे हाथों को क्या हो गया है? माँ, एक दिन ऑफिस में अचानक मुझे चक्कर आया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ दिन तक तो मैं बेहोश ही रहा। धीरे धीरे मैं ठीक तो हो पाया, लेकिन मेरे हाथों में अभी भी जान नहीं है। लेकिन चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे हाथ भी ठीक हो जाएगा। माँ आप अपना सामान बांध कर रखिए। मैं 2-4 दिनों में फिर से लौटूंगा और तब आपको अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा।
और वहाँ मैं आपका इलाज करवाऊंगा और आप मेरे साथ रहेंगी वहाँ। दीपक अपनी माँ से इतनी बात कहकर शहर लौट जाता है और वहाँ जाकर बस ऋतु के आने का इंतजार करने लगता है। ऋतु जब वापस आती है तो दीपक ऋतु से सवाल करता है, वाह दीपक, तुम चल सकते हो, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, धोखेबाज मक्कार कहीं की। कैसा सवाल दीपक, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें अपने सामने खड़ा देखकर कितनी खुश हूँ मैं। प्यार? तुम किसी से प्यार करने के लायक ही नहीं हो, मतलबी मक्कार, झूठी कहीं की। तुम झूठी, तुम्हारे माँ बाप झूठे। तुम लोगों ने मेरे परिवार की सच्चाई मुझसे छुपाई और उनके लिए मेरे मन में जहर भरा ताकि मैं तुम्हारे घर में घर जमाई बनकर रहूं। तुमने मुझसे सिर्फ प्यार का झूठा नाटक किया। तुम मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे पैसे और मेरे शरीर से प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही तुमने देखा कि मैं बीमार पड़ गया तो तुमने मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया। तुम जैसे मतलबी मक्कार धोखेबाज लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। मैं चाहूँ तो अभी 2 मिनट में तुम तीनों माँ बेटी को ना जेल की सलाखों के अंदर भिजवा सकता हूँ। क्या बोल रहे हो दीपक, तुम मेरे प्यार को झूठा बता रहे हो? अरे मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। देखा ना, देखा तुमने मेरी कितनी सेवा की। अगर मैं कुछ महीनों के लिए बिस्तर में पड़ गया तो तुमने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया और तुम जिंदगी के मजे ले रही थी। क्या इसी को सच्चा प्यार कहती हो? स्वार्थी, नीच कहीं की, तुम इतनी घटिया औरत हो कि तुम जिंदगी में कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। मैं आज इसी वक्त तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करके जा रहा हूँ। और हाँ, एक बार सच्चे प्यार की परिभाषा जरूर पढ़ लेना कि सच्चा प्यार होता क्या है, क्योंकि तुम तो सच्चा प्यार करने के लायक ही नहीं हो। अरे ऐसा मत बोलो दीपक, ऐसा मत बोलो, मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम धोखेबाज मक्कार लोगों से मुझे कोई बात नहीं करनी है। माँ दीपक को रोक लो, मैं दीपक के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अरे तो मर क्यों नहीं जाती? तुम जैसे को तो जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि तुम जैसे धोखेबाज मक्कार लोग बस किसी की जिंदगी को नर्क बना सकते हो, किसी को कभी खुश नहीं रख सकते। माँ दीपक मुझे छोड़कर चला गया। माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। और देखा ना आपने, हमारे झूठ के बनाए रिश्ते आज खत्म हो गए। माँ इस तरह दीपक वहाँ से चला जाता है और इधर ऋतु और ऋतु की माँ रोते रह जाती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।